तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं अभी 170 तक हमने देख लिया था। उसके आगे के जो आपके एमसीक्यू हैं इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है आपका 171वां कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह 2011 में आजीविका नाम इसे दिया गया। सेकंड बोल रहा है कि इसका उद्देश्य जो था वो एसएचजी जो ग्रुप थे उनके माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करना था। और तीसरा यह है कि उत्तराखंड में आजीविका मिशन उत्तराखंड या उत्तराखंड आजीविका मिशन के नाम से इसे लागू किया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका कि भाई इसे 2011 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वही था कि जो स्वयं सहायता समूह है आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो ग्रामीण गरीबी का स्तर था उसे कम करना था। ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो इससे उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड आजीविका मिशन के नाम से भी लागू किया गया था। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अगला है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में पूछ रहा है। तो ये 2020 में शुरू की गई। ठीक है। 22 सितंबर 2022। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। बेरोजगार युवाओं को ऋण व सब्सिडी देना, ये भी आपका सही हो जाएगा। और ये जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू हुई, ये भी आपका सही है। तो इसका भी फिर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अगला है अनुच्छेद 243H, आर्टिकल 243 का सब क्लोज एच जो है ये किससे संबंधित है। तो पंचायतों के जो कर व शुल्क लगाने की शक्ति इसमें दी गई है। दूसरा ये बोल रहा है कि इसे राज्य विधानमंडल रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। और ये 73वें संशोधन से जुड़ा हुआ है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, क्योंकि जो आर्टिकल 243H है वो पंचायतों को कर व शुल्क लगाने की शक्ति देता है। राज्य विधानमंडल इसे रेगुलेट करता है, ये भी सही है आपका। और 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जुड़ा हुआ था, जुड़ा, ये भी आपको पता ही है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगला है भूमि सीलिंग कानून के बारे में पूछा गया है। तो 1972 में अधिकतम भूमि सीमा तय की गई। दूसरा, अतिरिक्त भूमि राज्य द्वारा अधिग्रहित कर ली गई, राज्य के द्वारा अधिग्रहण किया गया अतिरिक्त जो भूमि थी। और तीसरा ये बोल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था कि जो भूमिहीन किसान थे उनको जमीन देना था, ये भी आपका सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका जो भूमि सीलिंग कानून से संबंधित है वो सही हो जाएंगे। 1972 में अधिकतम जो भूमि सीमा तय की गई थी आप, और जो अतिरिक्त भूमि थी उसे राज्य के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। और जो भूमिहीन जो किसान थे उन्हें मुख्यतः जमीन देना इसका उद्देश्य था भूमि सीलिंग कानून का। तो तीनों ऑप्शन सही, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। पटवारी की जो रोजना मचा हम पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं, फिर से आ गया सवाल। तो ये किससे संबंधित है आपका। तो पहला ये बोला कि ये फील्ड निरीक्षण रिपोर्ट है, न्यायिक निर्णय है और दैनिक घटनाओं का रिकॉर्ड है। तो ये न्यायिक निर्णय हमने पढ़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन ये तो है ही इसका कि जो फील्ड निरीक्षण रिपोर्ट इसमें दर्ज करता है और जो दैनिक घटनाओं का रिकॉर्ड होता है उसमें रखता है। तो पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला ये बोल रहा है कि उत्तराखंड की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना है उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना। दूसरा बोल रहा है किसानों की आय बढ़ाने हेतु। तीसरा बोल रहा है कि इसे 2017 में लागू किया गया। तो जो उत्तराखंड की पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना है इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है आपके, क्योंकि इसके माध्यम से सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। किसानों की आय बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य रखा गया था। और 2017 में इसे लागू किया गया। ठीक है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो कुछ प्रमुख योजनाएं और उनके उद्देश्य हम देखते हैं। ठीक है। तो मनरेगा 100 दिन का रोजगार, बिल्कुल सही। पीएम आवास योजना ग्रामीण पक्के घर, ये भी आपको पता ही है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना सभी मौसमी सड़कें बनाना। और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायत क्षमता निर्माण। ये सवाल थोड़ा सा इजी हो गया, बट फिर भी रिवाइज के लिए रिविजन के लिए ठीक है। मनरेगा 100 दिन का रोजगार है, पीएम आवास योजना ग्रामीण पक्के घर है, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के सभी ऑल वेदर रोड से संबंधित है। और राष्ट्रीय ग्राम जो स्वराज अभियान है आपका पंचायत क्षमता निर्माण से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। और जो ये योजना है सीधे क्या है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई है, ये भी आपको जानते रहना है। उत्तराखंड की योजनाओं के बारे में बोला गया है। तो जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है हमने भी देखा, तो युवाओं को ऋण सब्सिडी, पहला सही।
गसेरी कल्याण योजना जो पशुपालक महिलाओं की सुविधाओं के लिए लाया गया था, ये भी सही है आपका। पलायन रोकथाम जो नीति थी वो स्वरोजगार हेतु ग्राम विकास, ये भी सही है। और आजीविका मिशन आपका जो है एसएचजी को प्रोत्साहन, ये भी आपका सही है। तो ये ऑप्शन आपके जो है इजी बन रखे हैं सारे। तो इस जो इसका आंसर है बिल्कुल आगे दिए हुए हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हम थोड़ा सा चेंजेस करने थे लेकिन कर नहीं पाया, तो फिलहाल थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला है 180वां कि पंचायत और अनुच्छेद और विषय से संबंधित पूछा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 243H यानी कि कर लगाने की शक्ति मिलती है पंचायत को, ठीक है। आर्टिकल 243I के बारे में बोल रहा है, तो राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, आर्टिकल 243I। तो इन जो अभी आपको ये रखना है, जो पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल है ना 243 के सभी, GHI JK LMN वाले, तो उन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनसे सवाल बन जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 243J आपका हो गया पंचायतों के खाते से संबंधित, और 243K हो गया आपका पंचायत चुनाव। तो 243K आपका हो जाएगा जो पंचायत चुनाव से संबंधित। H हो गया आपका कर लगाने की शक्ति, और I आपका हो गया राज्य वित्त आयोग। तो इसके भी चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी कि A का 2 3 4 वाल सीधा सीधा। राजस्व अधिकारी और उनके मुख्य कार्य की बात की गई है, तो पटवारी का मुख्य कार्य आपका खसरा खतौनी संधारण से संबंधित है, बिल्कुल सही। कानूनगो का काम है निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का काम, ये भी सही है आपका। तहसीलदार जो एक अर्ध न्यायिक कार्यवाही है, ये भी सही है। और जो जिलाधिकारी है वो जिला राजस्व प्रमुख है। तो चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, बिल्कुल चारों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। आपका पहला ही इसका सही हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भू अभिलेख संबंधित शब्दावलियों के बारे में बात कर रहा है। खसरा हम ये ऊपर ही देख चुके हैं, खसरा यानी कि खेत प्लॉट का विवरण, सही है। खतौन यानी कि जो भूमि मालिक है, जो भूमिधारी है, उसका विवरण, ये भी सही है। जमाबंदी का इंग्लिश में हम देखते हैं कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और अगला जो रोजना माचा है, ये हम देख चुके हैं, घटनाओं और निरीक्षण की रिपोर्ट पटवारी के द्वारा, तो ये भी आप देख चुके हैं। ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, बट आप इनसे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए का सीधा वही आप जो हमने ऊपर बताया। अनुसूचियाँ और विषयों से संबंधित, तो 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची आपके दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची आपके पंचायतों के जो 29 विषय हैं उनसे संबंधित है। और 12वीं जो अनुसूची है आपकी 12वीं, वो नगर पालिकाओं के 18 विषय से संबंधित है आपके। तो ये भी आपका सारा मैच हो रखा है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। सीधा सीधा आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 9वीं आपका भूमि सुधार कानून, दल बदल कानून, पंचायत और नगर पालिका। अगला है समितियां और सुझाव। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया, बिल्कुल सही बात। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की बात की। और गाडगिल समिति ने क्या कहा कि जो पंचायत वित्त है उस पर ज़्यादा विशेष बल दिया। तो ये आपको याद रखना है। एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, अगर समितियाँ आपको दे देता, ठीक है, बलवंत राय दे दिया, अशोक मेहता दे दिया, और पूछ लिया कि किसने 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया, किसने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया, तो वहाँ पे जो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप क्या करेंगे, जो ये बलवंत राय मेहता है ना, तो आप देखना सिर्फ 3 लेटर आपके आ रहे हैं, ठीक है, 3 शब्द आ रहे हैं आपके, बलवंत राय और मेहता, यानी कि 3 हो गया आपका। और इसी ने 3 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया, तो इससे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3, यानी कि इसने 3 का सुझाव दिया होगा। अशोक मेहता पे 2 वर्ड है, तो इसने 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। तो इस बेस पे भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता 3 है तो 3 स्तरीय पंचायत, और अशोक मेहता 2 तो 2 स्तरीय पंचायत, ठीक है। अगला है कानून और वर्ष की बात कर रहा है, तो जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की बात कर रहा है वो 1894 का था, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया आपका 1950, ये भी आपका करेक्ट है। बेनामी जो लेन देन अधिनियम आपका था 1988 का था, ये भी सही बात है। और जो लार एक्ट आपका है वो 2013 को आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपका भी सीधा सीधा उसके आगे आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें भी आपका रिवाइजन हो जाएगा, आपको मैचिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम आपका हो जाएगा 1894, और बाकी आप नीचे देखते रहिएगा। अगला है भूमि सुधार से संबंधित जो समितियों हैं, ठीक है, किससे संबंधित कौन सी समिति है, कुमारप्पा समिति, तो भूमि सीलिंग से संबंधित था आपका, बिल्कुल सही बात। जो दत्त समिति थी आपकी वो कृषि सुधार प्रगति से संबंधित है, ये भी सही बात है। और जो KL राव समिति थी आपकी वो भूमि नीति से संबंधित थी, ये भी सही है। और जो श्रीनिवास समिति थी आपकी अंतिम, वो है आपका भूमि रिकॉर्ड का जो डिजिटलाइजेशन आपकी आधुनिकीकरण से संबंधित था,
तो कुमारप्पा समिति भूमि सीलिंग, दत्त समिति आपका कृषि सुधार प्रगति, के एल राव समिति आपका भूमि नीति, और जो श्रीनिवासन समिति आपका हो जाएगा भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल है उत्तराखंड की विशेष योजनाएं और उद्देश्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होम स्टे योजना, पर्यटन और स्वरोजगार, ये भी आपको पता ही है। गृहस्थी कल्याण योजना आपका हो जाएगा पशुपालक महिलाओं को संबंधित। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आपका हो जाएगा ऋण और सब्सिडी से संबंधित, ये भी आपको पता ही है। और पंडित दीनदयाल सहकारिता योजना आपका हो जाएगा सहकारी समितियों से जो ऋण से संबंधित। तो ये चारों आपके पहले से आपके मैच हो रखे हैं, आपको बस रिवाइज करना है। अगला आपका हम देखते हैं इन समितियों का सही आपका कालानुक्रम हमें देखना है। ऊपर भी 2-3 बार हम देख चुके हैं। आई होप कि आपको अभी अच्छे से याद हो गया होगा। तो सबसे पहले आपका आता है बलवंत राय मेहता समिति, यानी 1957। ठीक है, अशोक मेहता समिति आपको मिलती है देखने को 1977। सिंघवी समिति आपको देखने को मिलती है 1986 में, और जो थुंगन समिति आपको हो जाता है 1990। तो ये क्रम है आपका 1 2 3 4 का ही, और उसी में आपका आंसर लगा हुआ है। ठीक है, 1957, 77, 86 और 90। अगला है भूमि सुधार से जुड़े कदम। ठीक है, प्राचीन से और नवीन तक आपको आना है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर भी देखा, जो कुमारप्पा समिति के बारे में देखा, दत्त समिति के बारे में देखा, के एल राव समिति के बारे में देखा, और श्रीनिवासन समिति के बारे में देखा। तो कुमारप्पा समिति आपका भूमि सीलिंग से संबंधित है आपका। ठीक है, भूमि सीलिंग और सुधार की सबसे पुरानी है, और ये 1949 में आपको देखने को मिलती है। 1949 में आपको देखने को मिलती है। फिर आप कहती है दत्त समिति, फिर उसके बाद है के एल राव समिति, और अंत में आपको देखने मिलती है श्रीनिवासन समिति, जो कि नवीनतम थी इन चारों में से। तो आपका जो क्रम होगा 1 2 3 4, इसी क्रम में आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला है संवैधानिक संशोधन और संपत्ति अधिकार से संबंधित पूछा गया है। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसमें आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, सही बात। जो 25वां संविधान संशोधन आपको हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया, ये भी सही बात। ठीक है, ठीक है, मतलब बेसिकली आप ये समझो कि जो ये वाला है ना आपका, एक मिनट, हाँ, जो 25वां ये संशोधन है आपका, इसमें ये बोल रहा है कि संपत्ति अधिकार सीमित किया गया। तो इसमें बेसिकली 1971 में जब ये संशोधन हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो सरकार द्वारा क्या किया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए जो निजी संपत्ति थी आपकी, सार्वजनिक उपयोग के लिए जो निजी संपत्ति के जो अधिग्रहण का जो संबंध का जो मामला था, उसके संबंध में संपत्ति के जो मौलिक अधिकार में कटौती के संबंध में बात की थी। ठीक है, इतना आपको थोड़ा याद रखना है। और सरकार द्वारा जो निर्धारित मुआवजा वगैरह इनके बारे में चर्चा की गई थी, तो इतना उतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको उस टाइम पीरियड आपको क्रम याद रखना है। तो पहला हमने देखा 9वीं अनुसूची, 25वां आपका संपत्ति का अधिकार, 44वां संशोधन आपको पता ही है, इसमें जो अनुच्छेद 31 जो था आपका हटाया गया, ये थोड़ा सा अधूरा रह गया। तो आपको जो है इस क्रम में लगाना है आपको। ठीक है, पहला ये आएगा, फिर सेकेंड आएगा संपत्ति का अधिकार, और फिर आपका 44वां संविधान संशोधन आ जाएगा 1978 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। पंचायती राज की प्रमुख घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का आपको पता ही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 आपको पता ही है। अशोक मेहता समिति 1970 आपको पता ही है। ठीक है, और अंतिम जो है आपका ये 73वां जो संशोधन आपका है वो तो पता ही है आपको, 1992 का है। तो 1 2 3 4 आपका क्रम बनता है, इसे आप सीधा सीधा देख लेंगे। CDP 1952, बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 77, और 93 में लागू हुआ था। 92 में एक्चुअल में भारतीय संविधान में ये अनुसूची जोड़ी गई थी उसके तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, योजना का क्रम हम देखेंगे। अब पहला मनरेगा है, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। ठीक है, ठीक है, तो जो मनरेगा आपको देखने को मिलता है 2005 का, आपको पता ही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हम ऊपर भी देख चुके हैं, 2011 का आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जो ग्राम स्वराज अभियान आपको जो देखने को मिलता है वो आपका 2018 का है। और प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण वाली, वो आपकी है 2016, 1 अप्रैल 2016 की है। ठीक है, तो क्रम इसका हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है, तो 1 2 4 3 ये आपका उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये एक्सचेंज हो गया है इस तरीके से। अगला है पंचायत सुधार विधेयक की बात कर रहा है।
ठीक है, कि कौन कौन से जो संशोधन है किस किस टाइम पे आए उनका भी आपको एक देखना है। ठीक है, तो पहला जो है आपका 64वां संशोधन की बात कर रहा है, ये असफल इसलिए रहा क्योंकि ये 1989 में आया था, आई थिंक 1989 में आया था। ठीक है, और जब ये 89 में आया लेकिन ये असफल हो गया। असफल क्यों हुआ? क्योंकि इस संशोधन को पारित होने के लिए जब संसद में पेश किया गया जो आवश्यक जो बहुमत से चाहिए था पास होने के लिए, पारित होने के लिए, वो नहीं मिला, इसलिए वो सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। लेकिन ये पहला प्रयास था किस क्रम में? पंचायत सुधार के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला ये आ जाएगा। फिर 73वां संशोधन आपको पता ही सफल हुआ 1992 का। अब ये दो तो आपका स्पेसिफिक ईयर का जुड़ा हुआ है, अब दो तो अलग से मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि 11वीं अनुसूची आपका इसी के एंड में जुड़ती है आपकी, जब ये 73वां संशोधन सफल हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप हटा दो, 11वीं अनुसूची को आप जोड़ो, ये इसी के एंड में आप इसे जोड़ सकते हो क्रम में, तो 1 2 3 इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की ग्रामीण योजनाएं। ठीक है, अब इनके बारे में आपको देखना है कि कौन सी योजनाएं किस टाइम पे आई थी। ठीक है, ठीक है, तो जो पहला आपका है वो है आपका आजीविका मिशन 2011 का देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री जो स्वरोजगार योजना अभी हमने देखा ही है। ठीक है, जी 2020 को हम देखते ही हैं, 2011 ये हो गया, 2020 ये हो गया। उनका शहरी कल्याण योजना आपको पता ही है, ये है आपका 2021 नवंबर की। ठीक है, और जो होम स्टे योजना आपको पता ही है 2018 का है उत्तराखंड में। तो 1 2 4 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 गलत बन गया है। यहाँ पे ये होना चाहिए था 1 2 4 3। ठीक है, भूमि कानून की बात कर रहा है कि कौन सा कानून पहले आया। तो पहला आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 का है, आपने देखा। ठीक है, लाल एक्ट आपको पता ही है 2013 का है। बेनामी लेन देन अधिनियम आपका 1988 का है। इसी क्रम में आपको ये देखना है। ठीक है, पहला क्या आएगा फिर? 1 2 3 4, 1 2 3 4। भूमि अधिग्रहण कानून आपका है 1894। यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आप देख चुके हैं 1950 का है। बेनामी लेन देन अधिनियम आपका 1988 का है। और जो लाल एक्ट आपका है वो है 2013 का। अगला है पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कब कब हुए। ठीक है, तो जो 73वां संशोधन आपको पता ही है, पंचायतों से 1993 में ये लागू हुआ, पहले ही हुआ। फिर 74वां आपका नगर पालिकाओं का है, ये भी आपका 1993 में आपको देखने को मिलता है। 97वां जो संशोधन आपको हुआ था वो सहकारी समिति से संबंधित था, 2011, सहकारी समिति 2011। और फिर 101वां आपको पता ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑल टाइम इम्पोर्टेंट है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, जीएसटी आपका है 2016 का। तो आपका क्रम में लगी हुई चीज़ें हैं 1 2 3 4। ठीक है, अगला देखेंगे भूमि सीलिंग कानून और सुधार। ठीक है, तो भूमि सीलिंग अधिनियम लागू हुआ, अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण हुआ, फिर भूमिहीनों का वितरण होना, और फिर लार एक्ट आपका 2013 का। तो ये भी आपका क्रम में लगा हुआ है 1 2 3 4, इसमें भी आपको सीधा पहले ऑप्शन के साथ चले जाना है। अगला है प्रधानमंत्री आवास जो योजना थी ग्रामीण, उसका लक्ष्य क्या था। ठीक है, सभी ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा। ऑप्शन थोड़ा सा ईजी बन गए, तो ऑप्शन से आप समझ जाओ कि जो ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य क्या था, 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल की टैगलाइन थी कि 2022 तक तो है जिनके पास घर नहीं है उन सभी को घर उपलब्ध कराना। हालांकि ये योजना पूरी हुई या सबको घर मिले या ना मिले वो सब आपको पता ही है। अगला है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में ग्राम प्रधान का कार्यालय कितना है? 5 वर्ष। और संविधान की धारा जो है 243E सब क्लॉज के अनुरूप 5 वर्ष। तो इस सब क्लॉज को आप याद रखना, 243A, 5 साल का, इतना नहीं पूछेगा इजी, बट यहाँ से पूछ सकता है कि किस धारा के अंतर्गत है। और आज का जो अंतिम सवाल है आपका कि जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है आपका RGS से किस वर्ष लागू हुआ, तो वो आपका है 2018। और उद्देश्य क्या था इसका कि पंचायत प्रतिनिधियों को
जो उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय जो ग्राम स्वराज अभियान है आपका 2018 का, ये आपको जानते रहना है। तो 200 सवाल आपके हो गए। आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं, ठीक है। जल्दी अगली वीडियो लेके आऊँगा, उसमें अगले 30-40 सवाल मैं आपको ऐड करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं क्या चीज़ें आपको दिक्कत आ रही है, किन चीज़ों में आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, ठीक। रीजनिंग के लिए बच्चे बोल रहे थे काफ़ी कि रीजनिंग का वीडियो ला दो। रीजनिंग में थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि मतलब एक तो उसमें 10 सवाल हैं आपके, ठीक है। तो 10 सवालों में से आपको ये बताना सिर्फ एनालाइज करके कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है वो 3 पेपर में। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक साल में जितने पेपर हुए हैं यूके ट्रिपल एस सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन सभी में जो रीजनिंग का एरिया रहा है, तो वहाँ से एक आइडिया लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देन मैं आपको वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम इतना रखते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।